हरे कृष्णा दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके जो झड़ते हुए बाल हैं उनको घर बैठे आप कैसे रोक सकते हैं। बालों का झड़ना किस वजह से होता है, क्या होम रेमेडीज़ हैं जो कि सच में वर्क करती हैं हमारे बालों के झड़ने को रोकने में, और क्या ऐसा हम अपने आहार में चेंजेस कर सकते हैं, हम हमारा जो खान पान है उसको बदल सकते हैं जिसके वजह से जो हमारे बाल हैं वो झड़ना कम हो जाएं, हमारे बाल घने हो जाएं और नॉर्मल रहें। हमारी प्रकृति का हमारे बालों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यह सारी जो चीज़ें हैं आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। सुस्निग्धा मृदवा सूक्ष्मानेक मूला स्थिरा कचा अष्टांग हृदय में ये सूत्र दिया गया है। तो इस सूत्र का जो मतलब है आयुर्वेद में यह बताया गया है वाग्भट ऋषि के द्वारा कि जो बाल स्पर्श में मुलायम है, सॉफ्ट है, चिकने हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो भी अलग अलग हैं और सुदृढ़ मूल वाले हैं, वही बाल सर्वश्रेष्ठ हैं। अब कौन से बाल सबसे अच्छे हैं ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं कौन से बाल जो हैं जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि ये बाल जो हैं वो रफ़ हैं, फ्रीजी हैं और अच्छे नहीं हैं, मतलब कि तो देखिए जिनका स्पर्श जो है वो बहुत ज़्यादा खुरदुरा है और ड्राई रहते हैं, हमेशा बालों में हमेशा खुश्की रहती है, टूटते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम लोग कह सकते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो ये जो बाल हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इनको हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हर व्यक्ति पर उसकी प्रकृति का बालों पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था, जैसे कि जो वात प्रकृति होती है, अगर हम लोग उसके बालों के बारे में बात करें तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके बाल थोड़े ड्राई होते हैं, थोड़े फ्रिजी होते हैं और उनके बालों में थोड़ी सी, जैसे हम लोग देखें तो उनके ड्राइनेस सी रहेगी, उनके बालों में हमेशा रूखे रहेंगे और बहुत ज़्यादा झड़ेंगे उनके बाल। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी वो ज़्यादातर वात प्रकृति में देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं पित्त प्रकृति की। देखिए पित्त प्रकृति के जो बाल होते हैं, जो केश होते हैं, उनका रंग पहले तो सुनहरा होता है और इसके साथ वो पतले होते हैं, बहुत झड़ते हैं, क्योंकि पित्त प्रकृति में गंजेपन की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। कफ प्रकृति की अगर हम लोग देखें तो सर्वश्रेष्ठ जो बाल होते हैं वो कफ प्रकृति में होते हैं। उनके बाल मोटे होते हैं, घने होते हैं, मजबूत होते हैं, काले होते हैं और चमकीले होते हैं। चमकीले पित्त प्रकृति में भी होते हैं लेकिन वो वहाँ पर झड़ते हैं। तो ये डिफरेंसेस प्रकृति को लेकर हमारे बालों का हो गया कि किस प्रकृति के बाल कैसे होंगे, और इन्हीं प्रकृतियों के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी प्रकृति के हैं और आपके बाल जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो जब हम लोग बाल्य अवस्था में होते हैं, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक, तो हमारे शरीर में नेचुरली कफ दोष की प्रधानता होती है। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कफ दोष होता है। तो जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बाल भी बहुत घने होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, काले होते हैं। लेकिन जैसे ही 16 वर्ष की आयु वो लोग क्रॉस करते हैं, उसके बाद उन्हें हार्मोनल चेंजेस, हम लोग कह सकते हैं कि उनमें हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन भी एक्ने वाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा फुंसियाँ आने लगती है चेहरे पे और बहुत तरह तरह के हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही बालों का टूटना, झड़ना और उनके वाइट हेयर प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत जल्दी बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये युवा अवस्था में जब बच्चे आते हैं तब उनके साथ में ये चीज़ होती है, जब वो 16 वर्ष की आयु को क्रॉस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय पित्त दोष बढ़ता है हमारे शरीर में, वो एक तरह से आप समझ लीजिए प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। तो अगर आप अपने बच्चों को पित्त दोष बढ़ रहा है अगर उनके शरीर में और आप उनको पित्त प्रधान ही फूड देंगे, जैसे कि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हैवी आइटम्स, जैसे कि आजकल बच्चे खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, पित्त वर्धक है। तो हमें पित्त को शांत करने वाला उन्हें आहार देना चाहिए, जिसकी वजह से जो उनका लाइफस्टाइल है हमें थोड़ा सा चेंजेस रखने चाहिए, संतुलित आहार उन्हें देना चाहिए। और वृद्धावस्था जब हम लोग क्रॉस करते हैं, जैसे कि 50 से लेकर हम लोग 100 वर्ष तक की आयु की अगर हम लोग बात करें वृद्धावस्था की, तो इस समय प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में वात दोष की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है, वात दोष बहुत ज़्यादा प्रधान होता है, जिसकी की वजह से हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द, कानों से कम सुनना, इस तरह की प्रॉब्लम वात दोष में देखने को मिलती है और उसके साथ बाल झड़ जाते हैं। तो ये सब तो नेचुरल है, लेकिन अगर हम लोग इनको कंट्रोल करने वाला आहार लें, जैसे कि अगर हम लोग 16 वर्ष तक की आयु के हमारे घर में बच्चे हैं तो उनको कफ को कम करने वाली चीज़ें हमें देनी
देनी चाहिए, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए उनको। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा उनको हैवी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स अगर हम देंगे तो उनका कफ दोष बढ़ेगा, पहले ही बढ़ रहा है, पहले ही प्रधान है, लेकिन अगर आप उन्हें और देते हैं तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस समय ट्राई करें बच्चों को इस तरह के फूड आइटम्स ना दें, बहुत ज़्यादा मीठा देना, ये सब चीज़ें बच्चों के कफ दोष को बढ़ाएगी। इसी के साथ अगर हम लोग पित्त की बात करें तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो पित्त तो पहले ही बढ़ रहा है युवावस्था में, आप उन्हें और दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा उनके लिए हानिकारक है। लेकिन अगर आप 50 वर्ष की आयु में उनको रूखा सूखा खाना खा रहे हैं या आप खुद खा रहे हैं, आपके बाल फिर भी गिर रहे हैं, तो आपको बात को जो संतुलित करे उस तरह का आहार आपकी डाइट में होना चाहिए। ऋतुचर्या का भी हमारे बालों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऋतुचर्या यानी जैसे वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, इस तरह की जो ऋतुचर्या होती है उनका बालों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जब बारिश आती है, जब वर्षा ऋतु होती है, उस समय आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बाल फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, टूटते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें बारिश के दिनों में देखने को मिलती है। उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता होती है। जब वर्षा ऋतु का समय होता है, आपने देखा होगा चतुर्मास होते हैं, तो उसमें जो 2 मास होते हैं स्टार्टिंग के, तो उस समय ये जो चतुर्मास के में जो बारिश होती है उसके समय हमारे जो बाल हैं वो बहुत गिरते हैं और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद बारिश में ही बाल गिरते हैं। तो उसके बाद की जो ऋतु है, जैसे कि शरद ऋतु आती है, सितंबर और अक्टूबर का महीना, अगर आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में, उसे शरद ऋतु कहते हैं आयुर्वेद में, और अगर आप आयुर्वेद की ये जो ऋतु है इसमें पित्त प्रधान फूड खाते हैं, क्योंकि इस जो ऋतु है इसमें हमारे शरीर में नेचुरली पित्त बढ़ता है, हमारे शरीर में नेचुरली गर्मी होती है। इसीलिए इस समय हम लोगों को कहा जाता है कि आप दही मत खाइए। जैसे बोलते हैं भादों में दही नहीं खाना, अश्विन में दूध नहीं पीना, फिर कार्तिक में उड़द की दाल नहीं खानी, और जो सावन आता है उसमें हरी सब्जियां नहीं खानी। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं कही गई है, सब साइंटिफिक है, नेचुरल है। ये हमारे ऋषि मुनि जो होते थे ना, पहले के साइंटिस्ट थे, हम लोग उनको हिंदी भाषा में ऋषि मुनि कहते थे। तो आज की डेट में हम लोग ऐसे समझते हैं कि वो लोग तो ऐसे ही बोल के चले गए, ऋषि मुनि थे, उनको कुछ पता तो था नहीं। देखिए वो बड़े बड़े आयुर्वेदिक अनुसंधान करते थे, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें खोज करते थे जो पहले के टाइम था। आज की डेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं और हमारे साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये जो इंडियन आयुर्वेदा है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसमें बहुत सारी ऐसी डीप नॉलेज है जो कि आज की डेट में डॉक्टर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसीलिए आपको शरद ऋतु में सितंबर और अक्टूबर के महीने में ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा दही नहीं खाएं। जैसे दही भी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाता है, और बहुत ज़्यादा तली भुनी आइटम्स, मिर्च मसाले, या जिससे हमारे शरीर में को गर्मी मिलती है बहुत ज़्यादा, जैसे अदरक खाना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें इस मौसम में आप बिल्कुल ना करें। आयुर्वेदिक जो दिनचर्या है उसका अगर हम लोग पालन करें, आयुर्वेदिक दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको जो वॉशरूम जाना है, फिर अब आँखों को धोना है, ब्रश करना है, आपको गंडुश क्रिया करनी है, उसके बाद स्नान आदि करना है, अभ्यंग करना है, ये सब चीज़ें जो है वो आयुर्वेदिक दिनचर्या अध्याय में बताई गई हैं। जल्दी ही आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग अगर दिनचर्या का पालन करेंगे तो भी आप लोगों के जो बाल झड़ना है, स्किन प्रॉब्लम्स है, और बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जिनसे अभी तक आप जूझ रहे हैं, उनसे आप कट डाउन हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, और आपकी जो ये बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी कम होती आपको नज़र आएगी। बालों का झड़ना और भी बहुत सारी चीज़ों से होता है। जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार थे और एकदम से बीमारी से उठे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ चिकनगुनिया का। चिकनगुनिया में क्या होता है कि आप अगर बीमार हैं, एक बार आपको चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद जैसे ही आप ठीक होके उठेंगे, आपके बाल अगर आप कॉम्ब करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो इस तरह की जो बीमारी होती है जो लंबे समय से चल रही है और एकदम से आप रिकवर होते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये एक बीमारी का असर भी है जिसके आपको वीकनेस आई हुई है, उसको आपको रिकवर होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो यहाँ पर आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं या ये हैं, तो वो एक बीमारी का असर भी है आपके साथ में। अब और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लो हीमोग्लोबिन अगर आप में है, जैसे कि आप में लो हीमोग्लोबिन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं।
जैसे आपको अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग होती है आपको, और जैसे मुंह में कहीं से भी ब्लड आता हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, नक्सीर बहुत ज़्यादा आती हो जिसके वजह से आपको ब्लड आपका बाहर जा रहा है शरीर से, तो वो एक लो हीमोग्लोबिन को भी साइन करता है कि अगर आप में ये चीज़ है, रक्तस्राव हो रहा है कहीं से, तो भी आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। और आपकी अगर खान पान जो है वो ठीक नहीं है, आपकी जठराग्नि जो है वो ठीक नहीं है, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपकी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाएगी तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी जठराग्नि पर ध्यान देते हैं, बार बार कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, हर 2-2 घंटे बाद में आपको खाने की आदत है, तो इसको भी बदलिए। जब आपको प्रॉपर तरीके से भूख लगे तभी आप दूसरा जो नेक्स्ट फूड है वो खाइए। अगर आपका पहले का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट फूड की तरफ बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको जो आपने खा लिया और उसके बाद वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, आपको बर्ब आ चुकी है और उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खा लें नहीं तो बहुत वीकनेस लगेगी, तो ऐसी अगर स्थिति है आपकी तो आप जाकर बिल्कुल कुछ खा सकते हैं, क्योंकि तब आपका जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप सोचते हैं अभी आपने खाया, फिर घर में कुछ बहुत अच्छा सा बना, फिर उसके बाद आप सोचते हैं अब और खा लेता हूँ, थोड़ा सा टेस्टी बना है, तो वो चीज़ अगर आप रेगुलर वे में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, कभी कभी तो जहर भी असर नहीं करता, लेकिन अगर आप ये रेगुलर हैबिट ही बना लेंगे तो देखिए ये चीज़ जो है वो बिल्कुल आपके लिए शरीर में आमदोष उत्पन्न करेगी और इसके साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाएगी। देखिए, जब हम लोग सप्त धातु की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था, सप्त धातु होती है हमारे शरीर में। जब भी हम कोई आहार खाते हैं, जैसे कि आजकल क्या है, ड्राई सब्जियों का बहुत ज़्यादा फैशन है, हम लोग गीली सब्जियां तो खाते ही नहीं है, तो हमारे शरीर में रस धातु का निर्माण ही नहीं होता है। अगर आप शरीर में अगर रस धातु का निर्माण अच्छे से खाते हैं तो आपको सब्जी में रस्से वाली सब्जियाँ खानी ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर दाल लेते हैं, कढ़ी लेते हैं और आलू टमाटर जैसे जो भी जिसमें रसा है, सूप है, उस तरीके का अगर आहार लेते हैं तो आपके रस धातु का निर्माण अच्छे से होता है। उसके बाद रक्त बनता है, मज्जा, मेद, अस्थि धातु इस तरह से बनती है। अगर अस्थि धातु जो होती है हमारे शरीर में, अगर उसका निर्माण ठीक से होता है तो ही हमारा जो बाल है, क्योंकि अस्थि धातु के ही मल स्वरूप हमारे जो बाल हैं उनका निर्माण होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके सप्त धातु का परिवर्तन जो है वो अच्छे से हो, तो आपको, क्योंकि पित्त का काम क्या होता है, पित्त दोष का काम परिवर्तन का होता है, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो अगर आपके सप्त धातु अच्छे से परिवर्तित हो, एक दूसरे में रूपांतरित हो, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल करनी है कि आप जो आहार ले रहे हैं वो अच्छा हो। बहुत ज़्यादा सूखी सब्जियां नहीं खा रहे हैं। अगर आप सूखी सब्जियां ले भी रहे हैं तो उसके साथ में सिप करते करते पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, क्योंकि अगर आप ड्राई चीज़ें ही खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में सप्त धातु का निर्माण है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा। फिर आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब कई लोग बोलेंगे मैम हम लोग तो बहुत अच्छा आहार लेते हैं, बाहर का भी नहीं खाते हैं, और आप जो बता रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग जो भी हैं हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, आयुर्वेद को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है, मानसिक तनाव। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सभी के साथ है, आपके साथ ही नहीं, सबको लगता है कि ये भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बच्चे तक को टेंशन होती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा नाइट ड्यूटी करने वाले लोग आज की डेट में हैं, कितने लोगों की आजकल नाइट शिफ्ट होती है, तो प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आना, नींद पूरी नहीं होना, रात रात भर जागना, मोबाइल पर देखते रहना, बहुत ज़्यादा टीवी देखते रहना, इन सब से क्या होता है, पित्त दोष की जो है प्रधानता होती है हमारे शरीर में, पित्त दोष बढ़ता है। बहुत ज़्यादा लाइट्स में रहना, बहुत लाइट जला कर रखना चारों तरफ, और क्या होता है, रात को अगर आप बहुत देर तक लाइट जला कर रखते हैं तो आपके जो शरीर में नेचुरली पित्त की प्रधानता होती है, फिर आपको रात को नींद भी नहीं आती है। इसीलिए हमें थोड़ा स्लो लाइट रखनी चाहिए। रात जैसे होती है तो ज़्यादा लाइट में हमें काम नहीं करना चाहिए, और काम मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ रहे हो तो स्लो लाइट करनी है, आपको पढ़ना ही नहीं है रात को, आप सुबह जल्दी उठकर ये चीज़ करिए, आप रात को जल्दी सोने का प्रयास करिए। कुछ लोगों में हेरिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि उनके परदादाजी को प्रॉब्लम थी, फिर उनके दादा में आई, फिर उनके पापा में आई, फिर उनके बच्चों में आई, तो ये एक हेरिडिटी की चेन होती है। उसको आप कैसे ब्रेक करें, ये तो हमारे भाई हेरिडिटी है, हमें तो पता नहीं था, लेकिन ये हेरिडिटी ब्रेक भी तो होनी चाहिए, कोई इसका सोल्यूशन है। जी हाँ, आयुर्वेद कहता है आप बीज शुद्धि करवाइए। गर्भ शुद्धि में बीज शुद्धि होती है, जिसके वजह से आप इस हेरिडिटी की चेन को तोड़ सकते हैं। लेकिन उसको कब कराना है, जब आप गर्भ की प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप लोग गर्भधान
जन्म की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब बेबी प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, उसी समय आपको जो नियरेस्ट डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए और वही आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आजकल क्या फैशन है कि बालों में ऑयलिंग मत करो। ऑयलिंग नहीं करोगे आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मतलब घने घने लगेंगे। ऑयलिंग करेंगे तो चप्पू से हेयर्स लगेंगे। चंपू बोला जाता है जो हेयर ऑयलिंग करके बाहर निकलता है आज की डेट में उसको। तो हेयर ऑयलिंग करने से स्पेशली गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा डरती हैं कि हम लोग हेयर ऑयलिंग नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे हेयर्स हैं वो बहुत गंदे से दिखेंगे। और अगर हेयर ऑयलिंग कर भी लेती हैं, नेक्स्ट डे उनको कहीं जाना है तो पाउडर लगा के ना जाने क्या क्या करके अपनी हेयर ऑयलिंग को छुपा रही होती हैं। तो देखिए आयुर्वेद में अगर कहा गया है अगर आप अपने शरीर में 3 स्थानों पर हमेशा तेल लगाते हैं तो आपकी उम्र बहुत लंबी होती है। जैसे कि 3 स्थान क्या क्या हैं, आपके सिर हैं, आपके तलवे हैं और आपके कान हैं। तो अगर आप 3 स्थानों पर हमेशा तेल लगाते हैं ये वात दोष का शमन करता है। अगर शरीर में वात दोष बढ़ा है, जैसे कानों में वात दोष बढ़ता है, सर में बढ़ता है वात दोष, वात के वजह से आपके शरीर में दर्द आता है। तो अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो दैट मीन्स आपके बॉडी में वात दोष है, क्योंकि बिना वात के आपके शरीर में दर्द नहीं आ सकता। वात का मतलब यहाँ पर वायु से है। तो वायु का शमन जो है, वात का शमन है, वो ऑयल करता है या घी करता है। तो अगर आप हेयर ऑयलिंग के लिए घी लेते हैं या तेल लेते हैं, कोई भी तेल आप ले सकते हैं जो आपको सूट करता है, जैसे तिल का तेल, नारियल का तेल और आंवला ऑयल, भृंगराज ऑयल और घी ले सकते हैं गाय का देसी। इस तरह से कोई भी तेल आप ले सकते हैं जो आपके सर के लिए अच्छा है, आपको हमेशा से सूट करता आया है। बादाम का तेल ले लीजिए। तो ये सभी ऑयल जो है आपके बालों, फ्रिजी ड्राई हेयर्स जो आपके हो रखे हैं उनको रोकने, टूटते हुए बाल हैं उनको कम करेंगे। और हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब लोग क्या करते हैं, हेयर ऑयलिंग कर ली, अब क्या करते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू लेंगे उसको उतारने के लिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे तो हेड वॉश करना है। वो बिना उसको जैसे गंदा ऑयल लगेगा उनको, वो सोचेंगे इसको तो जल्दी से धो डालो बस। ये चीज़ लगती है लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा, कि वो अगर एक रात पहले हेयर ऑयलिंग करती भी हैं तो नेक्स्ट डे अपने बालों को बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू से धोती हैं। बस यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं। पहले तो आपने मक्खन लगाया, मक्खन लगाने के बाद में उसको विम से घिस घिस के धो दिया, वो वाली चीज़ हो गई। तो देखिए क्या है, आपको अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड शैम्पूज़ के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा आप हेड एंड शोल्डर हो गए, सनसिल्क हो गया, क्लिनिक प्लस, जो इस तरह के शैम्पूज़ आते हैं आपने देखा होगा वो बिल्कुल भी आपके हेयर्स के लिए अच्छे नहीं है। और जितना ज़्यादा शैम्पू में खुशबू वो उतना आपके हेयर्स के लिए बेकार है। तो फ्रेगरेंस भी एक तरह का केमिकल है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप अपने बालों के लिए क्या शैम्पू ले रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आपके बालों को धोने के लिए आप क्या चीज़ ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे कि अगर आप बाल धो रहे हैं तो आपको किससे धोना है, फिर माइल्ड शैम्पू से। माइल्ड शैम्पू कैसा होगा, जैसे बेबी शैम्पूज़ होते हैं, बेबी वॉश जो आते हैं आपने देखे होंगे, उन पे लिखा होता है माइल्ड शैम्पू। तो वो जो चीज़ है वो माइल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है। केमिकल तो आजकल उनमें भी होते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं ऐसी हैं, जो बहुत कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि माइल्ड शैम्पूज़ बनाती हैं, केमिकल फ्री बनाती हैं। तो वो चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर आंवला, रीठा, शिकाकारी, ऑरेंज का छिलका हो गया, मीठा सोडा और नींबू से आप अपने बाल इस तरह से धो सकते हैं, जो नेचुरल फार्मूला था। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप नेचुरल जो ब्रांड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बालों के लिए। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, शावर ऑन करते हैं, गर्म पानी उसमें आ रहा होता है, वहीं से अपने बाल वॉश किए, अपने बॉडी वॉश की, बस चलो नहा लिए हम लोग। बस यहीं पे आप गलती करते हैं। सर्दियों में क्या होता है, हमारे बाल पहले ही फ्रिजी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हमारे बाल जब सर्दियाँ आती है तो। और हमने उनको रुश्कदा तो पहले ही बढ़ी हुई है बालों की, हमें उनको थोड़ी सी नमी देनी थी। वो हमने क्या किया, ड्राई चीज़ डालकर और उसके जो चिकनाहट थी उनको और कम कर दिया। तो अगर आप जितना ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे अपने बालों में, आपके बाल उतने ही ज़्यादा रफ, फ्रिजी और बहुत ज़्यादा मतलब झड़ना, टूटना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बालों में आती है, आपको नज़र आएगी। आपको आंखें भी नहीं धोनी है अपने जो गर्म पानी होता है उससे, जिससे आप नहाते हैं सर्दियों में। वाग्भट ऋषि कहते हैं अगर आप अपने आँखों को, बालों को अगर गर्म पानी से धोते हैं तो उनकी जो क्षमता होती है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है।
लोग सर्दियाँ आती है तो हमारे यहाँ तो हमेशा बनते थे, जैसे 2-2 3-3 किलो लड्डू सबके होते थे और ये एक ट्रेडिशन था, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ ही नहीं, सभी जगह बहुत लोग, दादी नानी जो है फॉलो करती है, अब तक फॉलो होता है ये ट्रेडिशन। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्या होता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। आपने देखा होगा हर जगह ऐसे लाइन खींचो तो वाइट लाइन दिखती है हमारी बॉडी पे। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस ड्राइनेस को कम करने के लिए हम ये लड्डू खाते हैं। और फिर हमारे शरीर में अग्नि बढ़ी होती है, पित्त बड़ा होता है, तो पित्त को भी शांत करते हैं घी पित्त भी शांत करता है। तो ये घी जो है वो त्रिदोष जो है, मतलब कफ है, वात है और पित्त है, तीनों का शमन करता है। तो अगर आपके शरीर में तीनों में से कोई भी दोष बड़ा होगा ये उसको ठीक करेगा। उसके अलावा अगर आप घी खाते हैं तो आपकी बॉडी में मतलब ड्राइनेस हो रखी है वो कम होगी, आपके शरीर में एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ देगी आपकी बॉडी को जो घी है। अब गर्मियों में क्यों नहीं खाना चाहिए, जैसे कई लोगों को तो ये डाइजेस्ट हो जाता है जिनकी तीक्ष्ण अग्नि है, लेकिन जिनकी मंदा अग्नि है, जैसे जो कफ दोष वाले हैं या फिर जो वात विकार वाले हैं, जिनको डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है जिनका, उनके लिए फिर ये अच्छा नहीं है। वैसे तो ये ठंडे ही होते हैं, हम गर्म चीज़ें ना डालें, थोड़ी ठंडी चीज़ें डाल के बना लें गोंद के साथ में, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आप खाइए छुआरे जो होते हैं, डेट्स जिनको बोलते हैं, उसको आप दूध में उबाल कर अच्छे से उसका पाउडर बच्चों को दे सकते हैं, आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और आप काली मुनक्का बच्चों को दे सकते हैं, पित्त का शमन करती है। आप बच्चों को जो डेली का उनका खान पान है उसमें गीला नारियल जो होता है वो दे सकते हैं, और उनको जैसे नारियल पानी, उनको रागी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप बच्चों की डाइट में रखिए। घी दीजिए गाय का, ये बहुत ज़्यादा ही उनके लिए हेल्दी है। आंवला आप उनकी डाइट में रखिए किसी भी फॉर्म में, जैसे मुरब्बा हो सकता है या कैंडी हो सकती है, या अगर नेचुरल तरीके से आंवला मिल रहा है सर्दियों में अगर नेचुरली आपको आंवला मिलता है तो सर्दियों में आप आंवला भी उन्हें दे सकते हैं। तो पित्त दोष है, पित्त दोष का 3 रस हमारे शरीर में जाने बहुत ज़रूरी है अगर आपके शरीर में पित्त दोष बड़ा है, क्योंकि उसी की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं और बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन से हैं 3 रस? पहला है कसाय, तिक्त और मधुर। तो अगर आप कसाय में जैसे हम लोग ले सकते हैं आंवला आपने खाया होगा, फिर उसको खाने के बाद पानी पियोगे तो वो मीठा लगेगा, पहले तो खट्टा लगेगा फिर मीठा लगेगा, तो इस तरह से उसके रस चेंज होते हैं। तो एक कसाय चीज़ है, आप उससे ले सकते हैं। या नींबू का अचार भी आप लोग ले सकते हैं, उसमें 6 रस आ जाते हैं, तो वो भी आपके लिए सर्वोत्तम है। तिक्त है, तिक्त यहाँ पर कड़वा है, बहुत तीखा नहीं है तिक्त का मतलब, तो कड़वी चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे नीम ले सकते हैं, ये बहुत आपके शरीर के लिए अच्छी है। करेला ले सकते हैं, तो ये थोड़ी मात्रा में लें, थोड़ा थोड़ा खाएंगे सब कुछ हजम होगा। और मधुर जो होता है मीठा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। मधुर का ये मतलब नहीं है कि इसके बाद में आपने चॉकलेट्स खानी शुरू कर दी है, घर का बना हुआ मधुर यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, जैसे खीर हो गई, हलवा हो गया, थोड़ा इस तरीके की चीज़ें आप घर में बनाकर नेचुरल जो मिठाइयाँ होती हैं उनको खा सकते हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, मेथी का पाउडर जो है उसको घी के साथ मिला के खा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा वरदान है। और दूसरी चीज़ है गिलोय, जो आपने देखी होगी, गिलोय का पेड़ होता है, बेल होती है गिलोय की, आप उसको तोड़कर इतनी से इतनी लंबी तोड़ लीजिए, 1 फिंगर के जितनी, उसके बाद में उसको जैसे अदरक कूटते हैं उसी तरह से कूट के पानी में उबाल के सुबह सुबह खाली पेट आप उसका जो रस है वो पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, काढ़ा बन गया ये एक तरीके से। तो ये काढ़ा भी आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देगा। अब वो इसके तो ढेरों फ़ायदे हैं, देखिए एक फ़ायदा नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आप लोगों ने जो गिलोय की इम्पोर्टेंस है वो तो कोरोना काल में देख ही ली है, कि कोरोना काल में जो हम लोगों ने हर कोई बताता था कि आप गिलोय का सेवन करिए, क्योंकि जो गिलोय है वो हमारे शरीर में नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि वात और पित्त का जो शमन करते हैं आहार, आपको उन्हीं का सेवन करना है। आप जब नेचुरल तरीके से बालों को धोना चाहें, जैसे कि आंवला, रीठा, शिकाकारी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रीठा होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है नेचर में, क्योंकि आप उनको झाग बनाने के चक्कर में रीठा से झाग बनती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा झाग बनाने के चक्कर में रीठा बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये आपके बालों को फ्रिजी कर देगा। आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें से कई लोगों की एक कंप्लेन हमेशा आती है कि शैम्पू से रिलेटेड वो
वीडियो था, किसी शैम्पू का मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही थी, तो बहुत सारे लोग मुझे उस शैम्पू के लिए कहते हैं कि मैम हमारे बाल तो इससे और ज़्यादा फ्रिजी हो गए, और ज़्यादा ड्राई हो गए। उसका रीज़न ये भी है कि जो उसमें रीठा की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वो आपके बालों में रुष्कता ला रहा है। तो अगर आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं यानी वात प्रकृति के हैं, तो वो फिर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को आगे के वीडियोज़ में क्लियर कर दिया था। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा ना, घर में बहुत ज़्यादा दही बच जाता है, फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं, दूध बच जाता है उसको फेंक देते हैं, इस तरह से छाछ होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनको क्या कर सकते हैं, आप नहाने से पहले अपने बालों में लगा सकते हैं। आप उसको जैसे नहाने हैं, अभी आपको आधे घंटे बाद में नहाना है, तो आधे घंटे पहले अपने बालों में लगा लीजिए। ये आपके बालों में इतना अच्छे शाइन लेके आएगी। इसके साथ आप एलोवेरा जो जेल होता है, एलोवेरा का जो पल्प होता है वो लीजिए, एलोवेरा के पल्प को अपने बालों में लगाइए। ये बहुत ही अच्छा काम करता है आपके बालों में, और आपके बाल धीरे धीरे जो फ्रिजी हो रखे हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपके बालों के लिए वरदान है एलोवेरा। जाते जाते मैं आप लोगों को एक टिप और देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप रात को सोते हैं तो रात को सोते हुए आपको क्या करना है, नाक में घी डालना है। नाक में आप तिल का तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, अणु तेल डाल सकते हैं, या फिर कोई भी औषधीय द्रव्य जो होते हैं वो आप नाक में डाल सकते हैं। क्योंकि नाक क्या करते हैं, ये जो हमारा नाक है, ऐसा ही शीर्षो द्वारम कि जो नाक है वही हमारे सिर का द्वार है। तो अगर हमें सिर में कोई चीज़ भेजनी है तो उसको नाक में डालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट सिर पे जाएगी। तो अगर आपके सिर में अगर आपको बालों को, हेयर फॉल को कम करना है, तो आप रात को देसी गाय का घी नाक में डालकर सो जाइए, 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर। आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं आज रात को डाला नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आप उठे तो आपके बाल जो है वो टूटना कम हो गए, झड़ना कम हो गए, आपका स्किन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इससे आपकी आंखों की जो ज्योति है वो भी बढ़ेगी। तो आप जो नाक से ऊपर का जितना भी पार्ट है उसकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होगी अगर आप नाक में घी डालते हैं। तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया, तेल डाल सकते हैं, अणु तेल हो गया, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं आजकल, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। आप कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पर चले जाइए, वहाँ पर वो आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप घी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं जो चीज़ आपको सूट करती है। और आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले पादाभ्याम कर सकते हैं। आपने कांसे की कटोरी लेनी है और कोई भी घी लेना है या तेल लेना है, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो शुद्धता के साथ में, उसको लेकर अपने पैरों के तलवों पे घिसना है। आप देखेंगे कुछ ही देर में आपके जो पैरों का तलवा है वो काला हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लैक जो चीज उसमें से एक ब्लैक कलर का द्रव्य निकलेगा, जो आपने घी लगाया था वो काला काला होता जाएगा। क्योंकि घी क्या करता है, ऑयल के साथ में या जो कांसा होता है उसके साथ में घी या ऑयल रिएक्ट करता है, तो घी उसके साथ में आपको काला करता हुआ नजर आएगा आपके पैरों का तलवा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। आपके बालों की हेयर प्रॉब्लम है उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये सारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कड़ी पत्ता है, नीम का जो मीठा नीम जिसे कहा जाता है, उसको पूरा पेस्ट बनाकर, चटनी सी बनाकर अपने बालों में लेप कर सकते हैं उसका। ये भी आपके बालों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। और जो भी आप होम रेमेडीज़ करते हैं उससे पहले जो मैंने आज आप लोगों को इतनी सारे सीक्रेट्स बताए हैं कि क्यों आपके बाल रियल में झड़ते हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।